हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की यूनिट 4 सॉलिड स्टेट का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, अर्थात त्रिविम जालक की परिभाषा एवं एकक कोष्ठिका यानी कि यूनिट सेल। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो सॉलिड स्टेट होती है अर्थात पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है वह दो प्रकार की हो सकती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एवं एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी कि क्रिस्टलीय ठोस एवं एमॉर्फस सॉलिड्स यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो संरचना है जिसको कि हम त्रिविम जालक के रूप में मानते हैं उसका हम आज स्टडी करेंगे कि यह संरचना किस प्रकार से होती है। तो किसी भी क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स, एटम्स अथवा आयंस के क्रमबद्ध रूप से यानी सीरियली अरेंज्ड होने पर जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है यानी कि जो मिनिमम साइज़ की जो सेल बनती है या सूक्ष्मतम इकाई कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट जो बनती है उसे हम क्रिस्टल की यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि किसी भी क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस का जब अरेंजमेंट होता है, सीरियली अरेंजमेंट यानी क्रमबद्ध तरीके से अरेंजमेंट होता है, तो उस अरेंजमेंट पर जो स्मॉलेस्ट यूनिट बनती है यानी कि जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है उसे हम उस क्रिस्टल की यूनिट सेल कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल लैटिस की जो सूक्ष्मतम यानी स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है वह उस क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाई होती है यानी कि उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी कि वह यूनिट कंप्लीट क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है, यानी कि वह सूक्ष्मतम इकाई, वह सूक्ष्मतम संरचना जो कि पूरे संपूर्ण क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को यानी संरचना को एक्सप्लेन करती है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। अतः ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। यूनिट सेल के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने पर यानी सीरियली अरेंज होने पर क्रिस्टल लैटिस बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है। और 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी क्रिस्टल की यूनिट की एक क्रिस्टल की जो यूनिट सेल होती है उसकी रेगुलर अरेंजमेंट होता है, सीरियल अरेंजमेंट होता है। इससे हम जो हमें लैटिस प्राप्त होता है उसे हम 3 डायमेंशनल लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। 3 डायमेंशनल लैटिस यानी त्रिविम जालक और क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो हमने ये कहा कि कोई भी क्रिस्टल जो होता है उसमें यूनिट सेल के सीरियली अरेंज्ड होने पर यानी कि एक निश्चित क्रमबद्ध रूप में नियमित रूप से व्यवस्थित होने पर जो एक दीर्घ जालक यानी एक बड़ी संरचना बनती है उसे हम स्पेस लैटिस या 3 डायमेंशनल लैटिस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो यूनिट सेल है यानी स्पेस लैटिस है उसमें यूनिट सेल किस प्रकार से व्यवस्थित होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, यह एक बड़ा क्रिस्टल है, बड़ा क्रिस्टल है जिसमें कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसके जो कोने हैं, किनारे हैं, इन किनारों पर हम यह अज्यूम कर सकते हैं कि किनारे जो हैं उन पर कोई बॉल, छोटी छोटी बॉल रखी हुई है, बॉल से व्यवस्थित हैं और ये बॉल्स आपस में डिफरेंट बॉन्ड्स के द्वारा या डिफरेंट किनारों के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है। और इस प्रकार ये जो बड़ा लैटिस है, बड़ा जालक है, उस बड़े जालक की एक स्मॉलेस्ट संरचना यानी एक सूक्ष्मतम यूनिट जो है वह यूनिट सेल कहलाती है। इस सूक्ष्मतम यूनिट सेल के जो बॉल्स हैं, जो किनारों पर लगी हुई डिफरेंट बॉल्स हैं, उन बॉल्स को हम लैटिस पॉइंट्स यानी जालक बिंदु या जालक तल भी हम इनको कहते हैं या लैटिस पॉइंट्स कहते हैं इनको। ठीक है, इन लैटिस पॉइंट्स के द्वारा ये यूनिट सेल्स दूसरी यूनिट सेल से, अनदर यूनिट सेल से जुड़ जाती हैं और एक कंप्लीट लैटिस का निर्माण करती हैं, कंप्लीट जालक का निर्माण करती हैं, जिसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो लैटिस है यानी जो जालक है उसमें क्या होगा, जालक अथवा जो क्रिस्टल है उसमें परमाणु, अणु अथवा आयन जो हैं इनकी रिलेटिव पोजीशन सामान्यतः बिंदुओं के द्वारा यानी डॉट्स के द्वारा व्यक्त की जाती है। इनको डॉट्स कह दो या स्मॉल छोटी बॉल्स कह दो, इन बॉल्स के द्वारा व्यक्त की जाती है। और इस प्रकार से इन डॉट्स के द्वारा एक निश्चित ज्यामितीय संरचना प्राप्त होती है और इस ज्यामितीय संरचना को हम लैटिस कहते हैं यानी जालक कहते हैं। और इनकी 3 डायमेंशन यानी त्रिविम स्पेस
स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में इनकी जो क्रमिक व्यवस्था है, सीरियली अरेंजमेंट है, जो डेफिनाइट रेगुलर अरेंजमेंट है, इस प्रकार से रचना से क्या बन जाता है, स्पेस लैटिस बन जाता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में इस यूनिट सेल की लगातार यूनिट सेल जुड़ती रहती हैं और जुड़कर एक कंप्लीट लैटिस का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि या मान लीजिए एक बिंदु है, बिंदुओं का समूह है, वह किसी भी तल में, प्लेन में बार बार आता है, तो हम यह कहते हैं कि यह बिंदुओं का समूह जो होता है, यह बिंदुओं का समूह यह 3 डायमेंशनल स्पेस या 3 डायमेंशनल लैटिस का निर्माण करता है। तो त्रिविम जालक में बिंदुओं को यदि हम रेखाओं के द्वारा, मतलब लाइंस के द्वारा जोड़ दें, तो संपूर्ण संरचना छोटी छोटी 3 डायमेंशनल यूनिट्स में विभाजित हो जाती हैं और इन छोटी छोटी 3 डायमेंशनल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। और इस तरह से यूनिट सेल वह यूनिट है जिसको 3 डायमेंशन में यानी त्रिविम में बार बार रिपीट करने पर, दोहराने पर एक क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है और हमें एक संरचना प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यह एक हमें यूनिट सेल प्राप्त होती है। यह यूनिट सेल जो है, यह यूनिट सेल को यदि केवल एक यूनिट सेल की हम बात करें तो एक यूनिट सेल को हम ये कहेंगे कि इसको जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल की 3 एक्सिस है, 3 अक्ष है। 3 अक्ष कौन कौन सी हैं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष एवं जेड अक्ष। ये 3 अक्ष कौन सी हैं? ये 3 अक्ष क्रिस्टल की, देखिए इसमें हम देखते हैं, यह क्रिस्टल की जो 3 अक्ष हैं, इस क्रिस्टल की 3 अक्ष हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष एवं जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिसेस हैं, 3 अक्ष हैं, ठीक है। और इन 3 अक्ष पर, इन अक्षों के बीच के जो कोण हैं, एंगल्स हैं, उनको हम क्या कहेंगे? मान लीजिए एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे इस यूनिट सेल का इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड कितने पर काटती हैं? मान लीजिए ए लंबाई पर काटती हैं, तो ए अंतःखंड हो गया एक्स अक्ष पे। बी अक्ष पर क्रिस्टल की यूनिट सेल का जो अंतःखंड है वह बी हो गया। वाई अक्ष पर क्रिस्टल का जो अंतःखंड है, इंटरसेप्ट, वह बी हो गया। जेड अक्ष पर क्रिस्टल का अंतःखंड जो है, यूनिट सेल का अंतःखंड है, वह सी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ए बी सी जो हैं, यह ए बी सी जो हैं, यह तीनों किनारों की जो लंबाई है उसको व्यक्त करते हैं और यह लंबाई ए बी सी के द्वारा हम एक्सप्लेन करते हैं इन लंबाइयों को। इन लेंथ्स को हम एक्स क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर यूनिट सेल की लंबाई है ए, मतलब किनारे, यूनिट सेल के किनारे की लंबाई कितनी है? ए। वाई अक्ष पर यूनिट सेल के किनारे की लंबाई मान लीजिए कितनी है? स्मॉल बी। और जेड अक्ष पर मान लीजिए यूनिट सेल के किनारे की लंबाई कितनी है? सी। तो ये हैं ए बी सी, ये किनारे की लंबाइयां हैं। एवं अब यूनिट सेल को हम एक्सप्लेन करने के लिए इन अक्ष, कौन कौन सी अक्ष? एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के बीच में एंगल्स अल्फा, बीटा तथा गामा के द्वारा हम इनको व्यक्त करते हैं। हमने क्या माना कि ए लंबाई तथा बी लंबाई यानी ए किनारा तथा बी किनारे के मध्य का जो एंगल है वह गामा एंगल है, ठीक है। और हमने ये कहा कि सी किनारा तथा बी किनारा, सी एज तथा बी एज के मध्य का जो एंगल है वह एंगल क्या है? अल्फा है। एवं हमने यह भी कहा कि सी एंगल तथा सी एज तथा ए किनारा, सी किनारा व ए किनारे के मध्य का जो एंगल है वह एंगल क्या कहलाता है? बीटा एंगल कहलाता है। बीटा इसको हम कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कि हमने कहा कि यूनिट सेल जो है उसको हम लेंथ्स ऑफ इज एजेस, इसके किनारों की लंबाइयाँ ए बी सी के द्वारा हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ए बी सी के द्वारा इनकी किनारों की लंबाइयाँ, ये देखिए, ये ए किनारा है, यह बी किनारा है तथा सी किनारे के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। और ये जो किनारे हैं, इन किनारों के बीच का एंगल यानी इनके किनारों के मध्य का एंगल यानी ए किनारा जो है, ए किनारा
इनके मध्य के जो एंगल हैं, ठीक है, इन एंगल्स को हम अल्फा, बीटा एवं गामा कहते हैं। तो हमने ये कहा कि बी एज, बी किनारा तथा सी किनारे के मध्य का एंगल तो क्या है, अल्फा, ठीक है। और फिर हमने कहा कि जो बी किनारा है तथा ए किनारे के मध्य का एंगल गामा है। फिर हमने कहा कि जो ए किनारा तथा सी किनारे के मध्य का एंगल बीटा है। इस प्रकार से हमने देखा कि यूनिट सेल के रिपीटेशन से और सीरियली अरेंजमेंट से स्पेस लैटिस बनता है या त्रिविम जालक बनता है। इस त्रिविम जालक में यह एक यूनिट सेल है, यानी यह इसकी एक संरचनात्मक एवं सूक्ष्म इकाई है, जिसे हमने इस डायग्राम से समझ लिया था। और यह डायग्राम जो है ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का तथा अल्फा बीटा एंगल को समझाने के लिए हमने काम में लिया। नेक्स्ट एंगल मान लीजिए यह एक यूनिट सेल है। यह नेक्स्ट डायग्राम, इसमें हम इस यूनिट सेल को किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं कि यूनिट सेल के क्या क्या पार्ट होते हैं, यानी कि इकाई कोशिका के क्या क्या भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग जो इकाई कोशिका का है वह फलक कहलाता है, यानी फेस कहलाता है। फेस यानी फलक, फलक यानी वे सरफेसेस, वे पृष्ठ जिनसे क्रिस्टल बंधा हुआ हो। देखो यह एक फलक है, यह एक फेस है ना, यह दूसरा फेस है, और इसके पीछे वाला यह तीसरा फेस है, और इसके पीछे वाला ये चौथा फेस है। तो ऊपर की तरफ 4 फेस हैं और नीचे की तरफ भी इस क्रिस्टल यानी इस यूनिट सेल के 4 फेस हैं। पहला फेस ये, दूसरा फेस ये, तीसरा फेस ये और चौथा फेस पीछे की तरफ। तो इस यूनिट सेल को हम देखें तो इसमें 4 फेस ऊपर तथा 4 फलक नीचे हैं। फेसेस को क्या कहते हैं, एफ, यानी फलक के द्वारा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फलक क्या है, वे सरफेसेस हैं जिनसे क्रिस्टल बंधा हुआ होता है, और सामान्यतया ये प्लेन होते हैं, समतल होते हैं। एक क्यूबिक क्रिस्टल में देखें तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। फिर आते हैं हम एजेस पे, किनारे पर, जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। किनारा क्या होता है, जिसे कि हम एज कहते हैं, जिसे कि हम ई से व्यक्त कर रहे हैं। ये सारे किनारे हैं, ये सारे एजेस हैं जिनको डॉटेड लाइंस और कंप्लीट लाइंस के द्वारा शो कर रहे हैं हम। पूर्ण रेखा एवं डॉटेड लाइंस के द्वारा शो कर रहे हैं, इनको हम किनारे कहते हैं। तो किनारे क्या हुए, एजेस वह रेखा है जिस रेखा पर 2 फेसेस मिलते हैं। देखिए, एक यह फेस ऊपर वाला और एक यह फेस नीचे वाला। ये दोनों फेसेस जहाँ इस लाइन पर मिल रहे हैं इसे किनारा कहते हैं, एज ई कहते हैं। मान लीजिए यह एक ऊपर का फेस और यह एक नीचे, यह ऊपर का फेस और यह एक नीचे का फेस, ये दोनों फेस आपस में जहाँ मिल रहे हैं उसे एज, उस लाइन को एज कहते हैं, किनारा कहते हैं, ई कहते हैं। और फिर उसके बाद में हम आते हैं इंटरफेशियल एंगल पर, यानी अंतराफलक कोण पर, ठीक है, जिसे हम सॉलिड एंगल्स भी कहते हैं। ए सॉलिड एंगल्स, अंतराफलक कोण या सॉलिड एंगल या इंटरफेशियल एंगल कहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक फेस जहां मिल रहे हैं और मिलकर जो कोण, जिस एंगल पर वह आपस में जुड़ रहे हैं, उसे हम अंतराफलक कोण या सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ठीक है। ए जो एपिक है, ए जो इसका इस शीर्ष, इस यूनिट सेल का शीर्ष है, उसको हम ए के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो किसी भी क्रिस्टल के 2 फेसेस या 2 से अधिक फेसेस के बीच का जो कोण होता है, 2 या 2 से अधिक फेसेस जिस कोण से आपस में मिल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसको हम अंतराफलक कोण कहते हैं, है ना, अंतराफलक कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यानी क्रिस्टल की संरचना क्या होती है, और क्रिस्टल की संरचना यूनिट सेल के द्वारा बनती है। तो हमने ये पढ़ा कि क्रिस्टल तो वह बॉडी है जो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति के लिए प्लेन सरफेसेस से बाउंड होती है, बंधी हुई होती है, और जिसके अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था जो होती है वह उसको स्पष्ट कर पाती है। फिर हमने पढ़ा स्पेस लैटिस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा यूनिट सेल क्या होते हैं। अब हम आते हैं कि यूनिट सेल जो होती हैं वह किस प्रकार से, कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब हम आते हैं कि यूनिट सेल के प्रकारों के बारे में हम पढ़ते हैं कि यूनिट सेल कितने प्रकार की होती हैं।
यूनिट सेल कितने प्रकार की होती हैं, हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो हमने यह पढ़ा कि यूनिट सेल्स जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, किसी भी जालक तल की स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं यूनिट सेल। फिर हमने लैटिस पढ़ा कि यह क्रिस्टल लैटिस है, इसकी यह यूनिट सेल है और लैटिस पॉइंट्स पर आपस में यूनिट सेल्स एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तीसरा जो फिगर है वह हम यह देखते हैं कि ये जो यूनिट सेल होती हैं उसके एजेस के मध्य यानी किनारों के मध्य के जो एंगल्स होते हैं वो अल्फा बीटा गामा के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। 3 एंगल्स होते हैं, 3 किनारे होते हैं प्रत्येक यूनिट सेल में। जो हम यदि हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो इसमें 3 एजेस ABC और 3 एंगल्स अल्फा बीटा गामा होते हैं। यूनिट सेल्स को हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं 2 प्रकारों में। 2 प्रकार की यूनिट सेल होती हैं। पहले प्रकार की होती हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिन्हें कि हम आदिम यूनिट सेल कहते हैं, प्रिमिटिव यानी पुरानी या आदिम। और दूसरे प्रकार की यूनिट सेल होती हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। पहली हो गई प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी हो गई, प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं और सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती हैं उनको हम केंद्रीय यूनिट सेल भी कहते हैं। तो पहले आते हैं हम प्रिमिटिव यूनिट सेल पे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। In a primitive unit cell, constituent particles are present only on corner positions. प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स से ये यूनिट सेल जिन एटम्स से मिलकर या पार्टिकल्स से मिलकर या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं, वह मॉलिक्यूल्स केवल कोनों पर अरेंज्ड होते हैं, कॉर्नर्स पर अरेंज्ड होते हैं। तो यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें 4 एटम ऊपर तथा 4 एटम नीचे की तरफ कोनों पर लगे हुए हैं। इसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। और इसमें जो अवयवी कण हैं, परमाणु अथवा आयन हैं, यह यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर स्थित होते हैं और इन्हें हम सिंपल लैटिस या सरल जालक भी कहते हैं। और इसमें कुल कणों की संख्या की गणना जो होती है वह किस प्रकार से कहते हैं, हम कहते हैं कि एक कोने के कण के एक यूनिट सेल में केवल 1/8% भाग होता है। हमने क्या कहा कि एक कोने का कण, एक कॉर्नर का जो पार्टिकल है या एटम है, वह उन सभी यूनिट सेल का भाग होता है जो कि उस कण से स्पर्श करते हैं। और 3 डायमेंशन में एक कोने को 8 क्यूब्स जो हैं वो स्पर्श कर सकते हैं। इस प्रकार से वह कण जो एटम है या मॉलिक्यूल है वह 8 यूनिट सेल का भाग होता है। अतः एक कोने के कण के एक यूनिट सेल में केवल 1/8 यानी 1/8 भाग पार्ट होता है। अतः घनीय संरचना के 8 कोने होते हैं। अतः संपूर्ण घनीय यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 × 1/8 = 1। 1 के बराबर जो होती है संपूर्ण घनी एकक कोष्ठिका में एटम्स के संख्या के बराबर होता है। जी कॉर्नर पार्टिकल्स और सम एडिशनल पार्टिकल्स जो होते हैं वो यदि अदर पोजीशंस पे भी उपस्थित होते हैं, उस प्रकार की यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं, उस प्रकार की यूनिट सेल को हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। दूसरी प्रकार की यूनिट सेल क्या होगी, ये पहले हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ी यानी सरल जालक पढ़े, या आदि प्रकार की यूनिट सेल पढ़ी जिसमें कि केवल पार्टिकल्स 8 कोनों पर उपस्थित थे। अब हम दूसरे प्रकार की यूनिट सेल्स पढ़ रहे हैं जिनको हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। और इसमें जो कॉर्नर के पार्टिकल्स होते हैं वह उनके अलावा कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा भी पार्टिकल्स होते हैं दूसरी पोजीशंस पर। अब कौन कौन सी पोजीशंस पर होते हैं हम ये देखते हैं कि यह 3 प्रकार की होती हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती हैं यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार जो होता है इनका वह होता है, पहला प्रकार इन यूनिट सेल का क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए इसमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यह है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी बॉडी के सेंटर में एक एक्स्ट्रा परमाणु
और आ जाता है, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक बॉडी के सेंटर में एक एक्स्ट्रा परमाणु आ जाए तो इसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो सेंटर्ड यूनिट सेल का ये पहला प्रकार है जिसमें कि बॉडी के बीच में जो है वह एक एक्स्ट्रा परमाणु आ जाता है। तो इसे हम काय केंद्रित संरचना भी कहते हैं, काय केंद्रित जालक भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड लैटिस। ठीक है, तो इनमें वे लैटिस जिनमें अवयवी कण एक मतलब यूनिट सेल के कॉर्नर्स के अतिरिक्त यूनिट सेल के सेंटर पर भी एक अवयवी कण या परमाणु उपस्थित होता है, इन्हें हम बॉडी सेंटर्ड लैटिस कहते हैं, अंतः केंद्रीय जालक हम कहते हैं। और इसमें कणों की टोटल संख्या जो होती है वह 2 के बराबर हो जाती है, क्योंकि एकक कणों की कुल संख्या 2 के बराबर क्यों होती है? क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल का तो हमने बताया था 8 × 1/8 यानी कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है, और 1 + 1 बॉडी सेंटर्ड में हो जाती है, और सेंटर्ड जो एटम है उन दोनों को मिलाकर 2 टोटल यूनिट सेल टोटल परमाणुओं की संख्या हो जाती है। तो नेक्स्ट आता है बॉडी सेंटर्ड के बाद में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आती है। दूसरे प्रकार की सेंटर्ड यूनिट सेल को हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, यानी फलक केंद्रित इकाई कोशिका कहते हैं। फलक केंद्रित इकाई कोशिका में क्या होता है, प्रत्येक जो फलक है, फेस है, उस फेस के बीच में भी, सेंटर में भी एक एक्स्ट्रा एटम उपस्थित होता है। अर्थात वे लैटिस, वे जालक जिनमें अवयवी कण यानी परमाणु यूनिट सेल के कोनों, कॉर्नर्स के अतिरिक्त, कोनों यानी कॉर्नर्स पे तो है ही, कॉर्नर्स के अलावा जो है ये प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी उपस्थित होते हैं। देखिए, इस फेस का सेंटर ये इस सेंटर पर उपस्थित है, इस फेस का सेंटर ये यहाँ भी उपस्थित है, इस फेस का सेंटर ये यहाँ भी उपस्थित है, इस फेस का सेंटर ये यहाँ उपस्थित है, और आगे का फेस का सेंटर ये है, यहाँ उपस्थित है, और पीछे का फेस का सेंटर ये है, यहाँ भी उपस्थित है। तो जितने फेसेस होती हैं उनके सेंटर पर उपस्थित होती हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर को हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कणों की संख्या है, एटम्स की संख्या है, वो टोटल 4 होती है, क्योंकि यह जो है इसमें जो जिस तरह से शेयरिंग यूनिट सेल होती हैं कि यूनिट सेल के शेयर करने से आपस में फेसेस को शेयर करने पर टोटल कुल परमाणुओं की संख्या जो होती है इसमें 4 के बराबर होती है, जिसकी कैलकुलेशन हम आपको आगे बताएंगे। थर्ड प्रकार की जो यूनिट सेल होती है वह होती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल या बेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी हम इसको कहते हैं। बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बेस है यानी जो फेसेस के जो एंड्स हैं, यानी एक यूनिट सेल एंड होकर दूसरी यूनिट सेल में कहाँ मिक्स हो रही है ना, दोनों जो हैं वो यूनिट सेल जो होती हैं वे जालक जिनमें अवयवी कण एक यूनिट सेल के कोनों के अतिरिक्त जो समानांतर यानी पैरेलल फेसेस के केंद्रों पर उपस्थित हों। पैरेलल फेसेस यानी एक दूसरे के अपोजिट जो फेसेस हैं, इन फेसेस के केंद्रों पर यदि उपस्थित हों, इनको हम एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना है यह बेस सेंटर्ड यूनिट सेल की संरचना है। तो लास्ट वन इज एंड सेंटर्ड सेल, जिसमें कि एक्स्ट्रा पार्टिकल इज प्रेजेंट एट एनी, एक्स्ट्रा पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, एट एनी ऑफ द 2 अपोजिट फेसेस, दोनों अपोजिट फेसेस में से किसी भी एक अपोजिट फेसेस पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यूनिट सेल्स हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट सेल्स वी सॉ टिल नाउ फाउंड इन वेरियस क्रिस्टल सिस्टम। तो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल उपस्थित होती है। थर्ड टाइप की जो यूनिट सेल है उसको हम क्या कह रहे हैं कि दोनों अपोजिट फेसेस में से एक ये अपोजिट फेसेस हैं इधर उधर के, और एक ऊपर नीचे के अपोजिट फेसेस हैं, तो दोनों में से किसी भी एक अपोजिट यूनिट फेसेस पर, एक अपोजिट फेसेस पर जो होती हैं उनके सेंटर में जो एक्स्ट्रा पार्टिकल, एक्स्ट्रा एटम आ जाता है, इस तरह की यूनिट सेल को हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहती हैं। तो हमने यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा। ये यूनिट सेल्स जो होती हैं यह सभी क्रिस्टलों की संरचना को, डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स की संरचना को बनाती हैं, और डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स में यही यूनिट सेल्स उपस्थित होती हैं। तो आज हमारा लेक्चर हमने यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।